Hello everyone. Now let's see section 56. Interest on delayed refund. गवर्नमेंट हमको डिले करता है पैसा देने में तो कितना इंटरेस्ट देगा? तो बहुत नाइंसाफी है, जब हमसे इंटरेस्ट लेते हैं तो 18% वगैरह लेते हैं लेकिन जब वापस करते हैं, जब उनकी तरफ से डिले होता है तो देखो आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. 6% रहता है नॉर्मली, बट इन सम केसेस 9% भी होता है. तो देखो, if any tax ordered to be refunded under subsection 5 of 54 within 60 days from the date of receipt of application under subsection 1 of that section, interest at such rate not exceeding 6% per annum. तो मैक्सिमम 6% है और उन्होंने प्रिस्क्राइब भी 6% ही किया है. As may be specified by notification issued by the government on recommendation of the council, तो वो 6% ही है जो उन्होंने नोटिफाई किया है. Shall be payable in respect of such refund from the date immediately after, date immediately after the expiry of 60 days. यानी इंटरेस्ट का मीटर कहां से शुरू होगा? 61st डे से शुरू होगा. फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के बाद 60 दिन का टाइम उनके पास है रिफंड देने का. नहीं देंगे तो 61st डे से इंटरेस्ट चालू होगा टिल द डेट ऑफ रिफंड. वहां से लेके रिफंड तक हमको इंटरेस्ट देंगे. यानी इंटरेस्ट कहां से शुरू होगा? यहां पे एप्लीकेशन डाला था हमने फॉर रिफंड, तो यहां से 60 डेज का टाइम तो उनके पास है. इंटरेस्ट चालू होगा 61st डे से लेकर के टिल द डेट ऑफ रिफंड. ठीक है. और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 6% पर एनम फ्रॉम 61st डे टू द डेट ऑफ रिफंड. सिंपल कैलकुलेशन आ सकता है एग्जाम में. Provided that where any claim for refund arises from an order passed by an adjudicating authority or appellate authority or appellate tribunal or court, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, which has attained finality and the same is not refunded within 60 days from the date of receipt of application filed consequent to such order. यानी कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में आ गया है. एजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेसिकली यह मीन्स रिविजनरी अथॉरिटी जो होती है, या फिर अपेलेट अथॉरिटी, अपील, और ट्राइब्यूनल, कोर्ट, उनका डिसीजन हमारे फेवर में आ गया है. फिर हमने जाके अप्लाई किया रिफंड के लिए और उन्होंने 60 डेज में हमको रिफंड नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? देखो, इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 9% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल शैल बी पेएबल. तो यहां भी गवर्नमेंट ने 9% ही नोटिफाई किया है. और कहां से कहां तक देंगे? टाइम वही रहता है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड. तो टाइम वही रहेगा 61st डे से रिफंड तक. लेकिन ये रिफंड कहां से निकल के आ रहा है? ये नॉर्मल रिफंड नहीं है. एप्लीकेशन यानी ज्यादा भर दिया था इसलिए जाके रिफंड क्लेम करे, वो नहीं. यहाँ कोर्ट ऑर्डर की वजह से रिफंड इज अराइजिंग आउट ऑफ कोर्ट ऑर्डर. यानी हम कोर्ट में केस किए थे, फिर जीत गए. जीतने के बाद हम जाके एप्लीकेशन डाले. एप्लीकेशन डालने के बाद 60 दिन में उनका काम है कि देने का रिफंड. नहीं देंगे तो 61st डे से अपने को इंटरेस्ट चालू हो जाएगा एट 9% पर एनम. ओके. और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर एनी ऑर्डर ऑफ रिफंड इज मेड बाय एन अपेलेट अथॉरिटी और द ट्राइब्यूनल और द कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 5 of 54, the order passed by the appellate authority, tribunal, or as the case may be the court, shall be deemed to be an order passed under subsection 5. यानी 54(5) यानी कि जैसे हमने ओरिजिनल रिफंड एप्लीकेशन डाला, ऑफिसर ने मना कर दिया, कहते हैं कि नहीं रिफंड नहीं है. फिर हम उसके अगेंस्ट में अपील में गए, अपील में जाके केस जीत गए, तो वहां पे अपने को रिफंड तो मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% से ही मिलेगा. तो उसको अपन कोर्ट ऑर्डर नहीं मानेंगे, वो नॉर्मल ऑर्डर ही मानेंगे, क्योंकि ये रिफंड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हुआ था. तो रिफंड ऑर्डर ऑफिसर ने पास किया, हम सेटिस्फाइड नहीं थे, अपील में गए और फिर केस जीत के आए, तो उसको अपन नॉर्मल रिफंड ऑर्डर ही मानेंगे.
तो आपको यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से ही एंड नॉट 9%। और फिर वो नोटिफिकेशन दिया है, देखो रेट का नोटिफिकेशन है, तो वही है सेक्शन 56 में 6% है और उसका जो प्रोविजो देखा वो कोर्ट ऑर्डर वाला, तो वहां 9% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। और उसके बाद उसका रूल भी दिया है, ऑर्डर सैंक्शनिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स। नहीं भी पढ़े तो चलता ही है, उतना कोई खास वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट हो जाएगा, मैनर दिया है कि कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट मेंशन्ड इन हिज रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स एंड एज स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर रिफंड। जो उसने बैंक अकाउंट दिया होता है रजिस्ट्रेशन के साथ में, उसमें उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिंपल है। और एक इलस्ट्रेशन भी दिया है, देखो A Limited has filed the refund claim for excess tax paid with all documents and records on 19/8/17. Okay, the department sanctioned the refund on 30/11/17. In such case, interest has to be paid for the period 19/10/17, that is 61st day, to 30th November 17. Then refund in pursuant with court order. दूसरा एग्जाम्पल वो ये, कोर्ट ऑर्डर की वजह से तो वहाँ 9% आपको मिलता है, तो वही लिखा है उधर कि वहाँ 9% है। और उसका भी इलस्ट्रेशन दिया, देखो कि A Limited has filed a refund claim for excess tax paid with all documents and records on 19/70. It was rejected by the refund sanctioning authority. On appeal, the appellate authority passed the order for refund based on which the department sanctioned the refund. In such case, interest has to be paid for the period from 18th October 17 to 30th September 18. यानी ओरिजिनली जब हमने यहाँ फाइल किया था ना, तो वहां से ही अपने को 60 डेज काउंट होंगे और उसके 60 डेज के एक्सपायरी के बाद अपने को इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा 18 अक्टूबर 17 से। सिंपल है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड का। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी पैसा डिक्लेयर होता है कि भाई रिफंडेबल है, ऑफिसर ने मान लिया कि ठीक है रिफंडेबल है, तो वो कहाँ क्रेडिट करता है उसको, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर, अनटिल के फिर अपन जाके प्रूव करे कि नहीं ये रिफंड हमको मिलना चाहिए और अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करे तो फिर अपने को मिलता है। अदरवाइज द अमाउंट इज ट्रांसफर टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो वो दिया है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड कैसे होगा और उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट फंड टू बी कॉल्ड एज कंज्यूमर वेलफेयर फंड and there shall be credited to the fund the amount referred to in subsection 5 of 54. Any income from investment, तो फिर 5 of 54 यानी जो रिफंड आता है उसके अंदर तो वो जाएगा। Then income from investment of the amount credited to the fund, फंड में जो पैसा जमा होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे और इनकम आता है तो वो भी फंड में आएगा। And such other monies received by it in such manner as may be prescribed. बहुत सिंपल है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। फिर उसके अंदर रूल नंबर 97 दिया है कंज्यूमर वेलफेयर फंड, यानी फंड कैसे बनेगा, कौन मेंटेन करेगा, किस तरह से मेंटेन होगा, कहां कहां उसका एप्लीकेशन होगा, वो सब उसमें दिया है। तो देखो, ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्यूटी, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, सेस एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट along with other monies specified in section 12C2 of Central Excise Act of 1944, section 57 of the Central Goods and Service Tax Act of 2017, read with section 20 of Integrated Goods and Service Tax Act of 2017, section 21 of the Union Territory Goods and Service Tax Act of 2017 and section 12 of Goods and Service Tax Compensation to State Act of 2017 shall be credited to the fund. My goodness, तो ये जो फंड है ना, ये बहुत बड़ा है, इसमें ये सारे एक्ट्स का पैसा आता है। एक्साइज एक्ट के अंदर जो रिकवरी हुई, एक्साइज एक्ट अभी भी है ना पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसमें से जो रिकवरी हुई और जो फिर रिफंड ऐसा अब निकला कि जो रिफंड अपने को
एप्लीकेंट को नहीं देना है तो वो कहां पे जाएगा, इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। तो एक्साइज एक्ट के अंदर इसलिए वहां ड्यूटी लिखा है, तो ड्यूटी वर्ड रिफर्स टू एक्साइज एक्ट, एक्साइज ड्यूटी। फिर सेंट्रल टैक्स रिफर्स टू सीजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ कोर्स टू आईजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी टैक्स वो भी इसको आ। तो ये सारा पैसा इसमें कवर होगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आप देख सकते हो कि एसजीएसटी का जो पैसा है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर अगर कोई रिफंडेबल अमाउंट निकला और वो हमको एप्लीकेंट को नहीं देना तो वो भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है, लेकिन वो स्टेट कंज्यूमर वेलफेयर फंड अलग रहेंगे उसमें, यानी ये जो है ये सेंट्रल कंज्यूमर वेलफेयर फंड है और वो स्टेट वाले अलग रहेंगे। तो एसजीएसटी का जो रिफंडेबल अमाउंट है वो वहां जाएगा। ओके, देन प्रोविजो कहता है कि अमाउंट इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स डिटरमिन्ड अंडर 54(5) रेड विद सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट शैल बी डिपॉजिटेड इन द फंड। तो देखो जैसे मैंने कहा ना कि सीजीएसटी का अमाउंट ये फंड में आता है, एसजीएसटी का रिफंडेबल अमाउंट जो है जो अपने को एप्लीकेंट को नहीं देना वो कहां जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। So every state governments will have their own consumer welfare funds. Maharashtra state consumer welfare fund and पंजाब का अलग रहेगा, कर्नाटका का अलग रहेगा, सबका अलग रहेगा। लेकिन जो आईजीएसटी है तो आईजीएसटी का पैसा तो इधर आ रहा है, लेकिन आईजीएसटी आप लोगों को मालूम है ना, आईजीएसटी कंटेन्स 50% सेंट्रल टैक्स एंड 50% स्टेट टैक्स। तो फिर उसका क्या, तो इसलिए लिखा है कि अगर आईजीएसटी का अमाउंट है तो वो 50% यहां जाएगा और जो बाकी 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो वो नीचे लिखा है देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द सेस आल्सो डिटरमिन्ड अंडर 54(5) शैल बी डिपॉजिटेड इन द फंड। तो सेस में और इंटीग्रेटेड टैक्स में दोनों में 50% यहां पे आएगा और जो बैलेंस 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा। तो वो आप कहीं नोट करके लिख दो, balance 50% goes to state consumer welfare funds। ठीक है, गुड। फिर उसमें दिया है कि वेर एनी अमाउंट हैविंग बीन क्रेडिटेड टू द फंड इज ऑर्डर्ड टू बी डायरेक्टेड टू बी पेड टू द एप्लीकेंट यानी क्लेमेंट, appellate authority or the court, the same shall be paid from the fund। यानी एक बार ये फंड में आ गया पैसा, बाद में एसएससी अपील में गया, जो एप्लीकेंट था वो अपील में गया और अपील में जाके केस जीत गया, तो फिर ये फंड से उसको पैसे दे दिया जाएगा। सिंपल है। कभी कभी कोर्ट भी कहता है कि हमारे पास जमा करो पैसा, तो वहां जमा हो जाएगा। Then accounts of the fund maintained by the central government shall be subject to audit by CAG। CAG इसका ऑडिट करेगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड का, वो भी ठीक है। And the government shall by an order constitute a standing committee, hereafter referred to as committee, with a chairman, a vice chairman, a member secretary, and such other members as it may deem fit, and the committee shall make recommendations for proper utilization of money credited to the fund for welfare of consumers। तो देखो इसका माई बाप कौन रहेगा फंड का, ये स्टैंडिंग कमिटी, और स्टैंडिंग कमिटी जो है वो रिकमेंडेशंस देगा कि ये फंड का यूटिलाइजेशन कैसे और कहां होना चाहिए। देन कमिटी शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, generally 4 times in a year, and the committee shall meet at such time and place as the chairman or in his absence the vice chairman may deem fit। यानी वो टाइम प्लेस डिसाइड करेंगे। The meeting of the committee shall be presided over by the chairman or in his absence the vice chairman। The meeting of committee shall be called after giving at least 10 days notice in writing to every member। 10 दिन का नोटिस लगेगा, यानी 10 दिन पहले राइटिंग में सबको नोटिस जाना चाहिए मीटिंग का। Then the notice of the meeting of the committee shall specify the place, date and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted thereat। Statement of business यानी agenda भी मेंशन होना चाहिए।
and no proceeding of the committee shall be valid unless it is presided over by the chairman or vice chairman and attended by minimum of 3 other members. यानी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन तो होना ही चाहिए, ऑफ कोर्स बिना चेयर की मीटिंग कैसे होगी, तो चेयरमैन तो होना ही चाहिए, प्लस मिनिमम 3 दूसरे मेंबर्स होने चाहिए. तो इसको क्या कहेंगे अपन, कोरम. दिस इज कॉल्ड एज कोरम ऑफ द मीटिंग. जैसे कंपनी मीटिंग्स आपने पढ़े ना कंपनी लॉ में, वैसे ही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जैसे मीटिंग्स होती है. देन कमिटी शैल हैव पावर्स. ये शॉर्ट क्वेश्चंस इस पे आ सकते थे, वो कमिटी शैल हैव पावर्स, या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द कोरम ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड. तो दिस इज द कोरम, चेयरमैन प्लस 3 अदर मेंबर्स. चेयरमैन या वाइस चेयरमैन दोनों में से कोई भी एक, प्लस 3 अदर मेंबर्स. फिर सब रूल 6 में कमेटी के पावर्स दिए हैं. तो ये बहुत सारे पावर्स है, इसको 2 बार पढ़ के रखना अच्छे से कि वो क्या क्या कर सकता है. तो सबसे पहले दिया है तो रिक्वायर एनी एप्लीकेंट. एप्लीकेंट यानी कि जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड से पैसा मांगने के लिए आया है कि भाई मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं, मेरे को पैसे दो, तो वो एप्लीकेंट है. तो उस एप्लीकेंट कौन हो सकता है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज दी है. देखो, तो सबसे पहले है टू रिक्वायर एनी एप्लीकेंट टू गेट रजिस्टर्ड विथ एनी अथॉरिटी एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई. जैसे मैं गया, मैं कहूंगा कि मैं कंज्यूमर लोगों के लिए बहुत काम कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट कहेगा अच्छा तुम कौन हो, कहां रजिस्टर्ड हो. तो गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशंस दे सकता है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट होनी चाहिए या फलाना ढिंकाना जो भी है. तो फिर हमको वो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे एंड देन वी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड. देन रिक्वायर द एप्लीकेंट to produce before it or before a duly authorized officer of the government or the state government, as the case may be, such books, accounts, documents, instruments, commodities in custody and control as may be necessary for proper evaluation of the application. तो फिर मैंने एप्लीकेशन किया कि भाई मेरे को इतना पैसा दो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में से, तो वो जो ऑफिसर्स है वो मेरे सारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उसको चेक कर सकते हैं. ओके. सिमिलरली वो मेरे प्रीमाइसेस में आ सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन. जो ऑफिसर्स है वो मेरे प्रीमाइसेस में भी आ सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन कि भाई मैं जो बोल रहा हूं कि मैं कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि नहीं, मैंने फंड को प्रॉपर यूटिलाइज किया कि नहीं, वो चेक करने के लिए. तो वो भी है रिक्वायर एनी एप्लीकेंट टू अलाउ एंट्री एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस फ्रॉम विच द एक्टिविटीज क्लेम्ड टू बी फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स are stated to be carried on to a duly authorized officer of the central government or the state government as the case may be. यानी कौन आएगा मेरे यहाँ चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स. देन टू गेट द अकाउंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑडिटेड फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट. ऑडिट करवाएंगे मेरे अकाउंट्स का. देन टू रिक्वायर एनी एप्लीकेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट or suppression of material information on his part to refund in lump sum along with accrued interest the sanctioned grant to the committee and to this to be subject to prosecution under the act. अगर पता चला कि मैंने फंड का पैसा मिसयूज किया है तो मुझसे पूरा पैसा रिफंड लेंगे along with interest. And to recover any sum due from an applicant in accordance with provisions of the act. अगर कुछ पैसा बच गया है वगैरह, जैसे उन्होंने मेरे को ग्रांट दिया 20 लाख, 19 लाख तो खर्चा हो गया, 1 लाख बचा है, तो वो मेरे से रिफंड लेंगे. तो रिकवर करने का पावर है. देन टू रिक्वायर एनी एप्लीकेंट और क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स टू सबमिट अ पीरियोडिकल रिपोर्ट इंडिकेटिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट. पीरियोडिकल रिपोर्ट्स हमसे मंगवा सकते हैं. देन टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन प्लेस्ड बिफोर इट ऑन अकाउंट ऑफ फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेट मटेरियल पर्टिकुलर्स. रिजेक्ट भी कर सकते हैं. ऐसा थोड़ी है कि सबने मांगा तो सबको दो, उनकी मर्जी है, जिसको देना है देंगे, नहीं देना नहीं देंगे. देन टू रिकमेंड मिनिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय वे ऑफ ग्रांट टू एन एप्लीकेंट हैविंग रिगार्ड टू हिज फाइनेंशियल स्टेटस एंड इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी अंडर परस्यूट आफ्टर इंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड शैल नॉट बी मिसयूटिलाइज्ड. तो वो मिनिमम असिस्टेंस कितना देना है इस बंदे को वो भी डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसको इतना इतना फंड दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, जो भी हो.
मगर ये देखते हुए कि वो मिस यूटिलाइज नहीं करेगा. Then to identify beneficial and safe sectors where investments out of fund may be made and make recommendations accordingly. Investment अगर करना है तो वो कहाँ करना है? डिवेंचर्स में करना है, बॉन्ड्स में करना है, शेयर्स में करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट? क्योंकि फंड के पास पैसा है, पैसा कहीं इन्वेस्ट करके भी तो रखना पड़ेगा ना, तो वो भी रिकमेंडेशन ये जो कमेटी है वो देंगी. Then to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant. ये जो ऊपर इतने सारे कंडीशंस है उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं. And to make guidelines for the management and administration of the fund. तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए वो गाइडलाइंस बनाएंगे. इंटरनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, पूरा. तो ऐसा है, तो सिंपल है, 2-4 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. Then committee shall not consider an application unless it has been inquired into in material details and recommended for consideration accordingly by the member secretary. तो जो भी applications आते हैं वो पहले member secretary के पास जाएंगे और वो पूरा उसको पहले evaluate करेगा और वो evaluation के बाद फिर कमिटी के पास जाता है for approval. Then the committee shall make recommendations for making, recommendations भी दे सकते हैं, for making available grants to the applicant, किसको कितना grant देना, for investment of money, for making available grants on selective basis for reimbursing legal expenses incurred by the complainant or class of complainants in the consumer disputes after its final adjudication. जो consumer disputes चलते हैं उसमें जो applicants होते हैं, complainants, उनके जो लीगल एक्सपेंस है उनको भर के दो, यानी उनको उतना पैसा दो फॉर लीगल एक्सपेंसेस. बढ़िया है. तुम केस लड़ो और पैसा कहां से मिलेगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड से मिलेगा तुमको केस लड़ने का. बढ़िया है. देन फॉर मेकिंग अवेलेबल ग्रांट्स फॉर एनी अदर पर्पस रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल and for making available up to 50% of the funds credited to the fund each year for publicity, consumer awareness on GST, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than 25 crore rupees per annum. अगर 25 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा आता है तो 50% पैसा इस चीज के लिए यूज होगा, पब्लिसिटी एंड कंज्यूमर अवेयरनेस ऑन जीएसटी. तो आजकल जीएसटी पे जो सब एड्स आते हैं ना पेपर में वगैरह, जीएसटी कैसे भरना, क्या करना, कंज्यूमर अवेयरनेस, जीएसटी क्या होता है, तो और जीएसटी की पब्लिसिटी, तो उसमें यूज होगा अप टू 50%, नॉट मोर देन दैट. हो सकता है 10% यूज करे, हो सकता है 20% करे, मैक्सिमम 50% वहां यूज हो सकता है. तो इस तरह से ये पूरा फंड कैसे मैनेज होगा उसके बारे में है. कमिटी कैसे बनेगी, कैसे वर्क करेगी, क्या उनके पावर्स है और क्या क्या उनके रिकमेंडेशंस हो सकते हैं. एंड इसमें एक्ट का तो कोई मतलब नहीं है. एप्लीकेंट का डेफिनेशन देखो, एप्लीकेंट कौन हो सकता है? तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खुद भी है, क्योंकि वो भी तो कंज्यूमर वेलफेयर में काम करती है ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन इटसेल्फ बी द एप्लीकेंट फॉर ग्रांट ऑफ मनी. Secondly, regulatory authorities or autonomous bodies constituted under an act of parliament or legislature, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वो पैसा मांग सकती है यहां से. Then agency or organization engaged in consumer welfare for a minimum period of 3 years registered under the Companies Act of 2013 or under any other law for the remaining force. ट्रस्ट्स हो गए, सेक्शन 8 कंपनीज हो गई जो कि कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम कर रही है और 3 साल से ज्यादा के लिए काम कर रही है, वो पैसा मांग सकती है. देन विलेज और मंडल और समिति लेवल कोऑपरेटिव्स ऑफ कंज्यूमर्स, स्पेशली वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, वो लोग पैसा ले सकते हैं यहां से. देन एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फारूका क्लासेस, हम भी पैसा ले सकते हैं, मगर नहीं, क्योंकि हम तो प्राइवेट है. ये कौन से? इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी
or other education institution established by Act of Parliament or declared to be deemed as university under the University Grants Commission Act of 1956 and which has consumer studies as part of its curriculum for a minimum period of 3 years. जैसे इसमें टिस करके एक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वो कंज्यूमर स्टडीज यानी कंज्यूमर रिलेटेड स्टडीज करते रहता है, तो वो यहाँ पर आएगा. इट इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और वो कंज्यूमर स्टडीज में एंगेज्ड है और बहुत सालों से चल रहा है उनका कोर्स, तो वो लोग भी यहाँ से पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं. प्रोवाइडेड दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट दिस थिंग. Then a complainant as defined under Consumer Protection Act. Consumer Protection Act में जो complainant होता है, जैसे आपने रसगुल्ले खाए और खराब निकले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में आप कंप्लेन करोगे, कोर्ट में जाओगे, कंज्यूमर कोर्ट में आपको अपील वगैरह का जो खर्चा लगेगा वो आप यहां से रिकवर कर सकते हो. Who applies for reimbursement of legal expenses incurred by him in a case instituted by him in a consumer dispute redressal agency. यानी कंज्यूमर कोर्ट, तो कंज्यूमर कोर्ट में जो आपको खर्चे आएंगे लीगल एक्सपेंस वो आप यहां से क्लेम कर सकते हो. बाकी फिर वो काउंसिल कमेटी वो कोई काम के नहीं है. ड्यूटी दैट अदर डेफिनेशंस आर ऑफ नो यूज. फंड प्रॉपर ऑफिसर वगैरह वगैरह है, दैट इज ओके. तो ये था पूरा रूल 97. ओके, फिर एक 97A है, मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग. तो उसमें लिखा है कि notwithstanding anything contained in this chapter in respect of any process or procedure prescribed therein, any reference to electronic filing of application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of notice, order or certificate on the common portal, यानी जो भी चीज कॉमन पोर्टल पे होती है, shall in respect of that process or procedure include manual filing also. यानी आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की जगह मैनुअल फाइलिंग भी कर सकते हैं, और नोटिस, रिप्लाई वगैरह जो भी है दैट कैन बी डन मैन्युअली ऑल्सो. फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रहता है, तो फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए यूटिलाइज होगा, तो उस पर फिर वो एड आते ना न्यूज़पेपर में या टीवी में, जागा ग्राहक जागा, जागो ग्राहक जागो, तो वो सब इसमें से होते हैं. कंज्यूमर वेलफेयर लॉज जितने भी है वो इससे चलाए जाएंगे, खर्चे निकाले जाएंगे. And the government or the authority specified by shall maintain proper and separate accounts and other relevant records in relation to fund and prepare annual statement of accounts in such manner as may be prescribed in consultation with CAG. वो भी सिंपल है.